ये कहानी है एक ऐसे आम सॉर्सरर की जिसे कि अपनी पिछली जिंदगी में सभी रॉयल्स बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार देते हैं। वो सबसे पहले उसका सामान उसके घर से बाहर फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सबसे ताकतवर अटैक से मुझ पे हमला करो। पर जब वो सॉर्सरर उस पे अपने मैजिक से हमला करता है वो इतना कमजोर था कि वो उस बंदे तक पहुंचने से पहले ही मिट जाता है। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे नाकारा इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा जीना तो मैजिक की ही बेइज्जती है। और उसके ऊपर एक फायरबॉल का हमला करते हैं जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है वो चारों तरफ से सुंदर मेड से घिरा हुआ था, पर उन्हें देख के वो डर जाता है क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर्स जितने बड़े लग रहे थे। तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक मैजिक से हमला करता है, पर वही सेम फायरबॉल इस बार बिल्डिंग की छत को उड़ा देता है। और इसी वक्त किंगडम में सभी लोग सोलम किंगडम के 7th प्रिंस के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिसका नाम लॉयड रखा गया है। वहीं कासल में टूटी हुई छत को देख के सारी मेड्स डर चुकी हैं और लॉयड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम कासल में देखते हैं कि सारी मेड्स लॉयड को ढूंढ रही हैं। लॉयड सभी मेड्स से छुपकर वहां से भाग रहा होता है, तभी उसके सामने 2 जनरल्स आ जाते हैं। उनसे लॉयड कहता है कि वो मेड्स को ना बताएं कि उन्होंने उसे देखा था। वो सब कहते हैं हाँ ठीक है हम नहीं बताएंगे, पर हमारे साथ तुम हंटिंग पे चलोगे क्या। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि लॉयड वहां से भाग जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये टिंगू तो फिर से चला गया यार। पर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो 7th प्रिंस है, उसका नंबर तो कभी राजा बनने में लगने ही नहीं वाला, तो उससे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा। पर वो मुच्छड़ कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसने जन्म के कुछ दिनों बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ऊपर से वो पिक्चर्स वाली बुक पढ़ने की जगह स्पेल के बारे में पढ़ाई शुरू कर चुका था। उसे लगता है कि लॉयड शायद एक बहुत ही महान सॉर्सरर जिसका कि नाम विलियम था उसका रीइंकार्नेशन है। वहीं लॉयड कहता है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म तो हुआ है, पिछले जन्म में मैं एक आम इंसान था और इस बार सीधा रॉयल फैमिली के 7th प्रिंस के तौर पे पैदा हो गया। यहाँ तक कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी चीजें भी याद हैं, पर उससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस नए मैजिक को सीखना चाहता हूँ। वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और मस्त बुक पढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए सिल्फा वहाँ पहुंच जाती है। सिल्फा उसे तलवारबाजी सिखाती है। लॉयड उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर लॉयड कहता है कि मैं तो 7th प्रिंस हूँ, मेरा तो कभी राजा बनने का नंबर लगेगा ही नहीं, तो मैं ये सब क्यों सीखूं। पर सिल्फी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ राजा बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक प्रिंस को और भी सारे काम होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सिल्फा लॉयड को 3 सालों से तलवारबाजी सिखा रही है। लॉयड जानता है कि अगर उसने सिल्फा को अच्छी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे रात तक लगातार ट्रेन करती रहेगी। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सिल्फा उसकी तलवारबाजी देख के इम्प्रेस्ड थी। वहीं लॉयड एक कंट्रोल टाइप मैजिक का यूज कर रहा था, तो बेसिकली ये ऐसा था जैसे सिल्फा अपनी ही कॉपी से लड़ रही हो, यानी लॉयड चीटिंग कर रहा था क्योंकि वो यहाँ से जल्दी से निकल के बुक पढ़ना चाहता है। लॉयड कह रहा होता है कि हमारे बीच में हाइट, स्टेमिना और ताकत का डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं हमेशा ही हार जाता हूँ, तो इसलिए वो इस बार कुछ नया करना चाहता है और थोड़ी और चीटिंग का जुगाड़ लगाता है। वो ताकत के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और उससे बराबर से लड़ने के लिए लेविटेट भी कर रहा होता है और इस बार उन दोनों की टक्कर बराबरी की थी। इसके बाद लॉयड उसे हराने के लिए उसकी मूवमेंट्स को कॉपी करना छोड़ देता है। उसे लगा था कि वो इस तरह से सरप्राइज करके सिल्फा को हरा देगा और फिर वो मस्त बुक पढ़ने चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने अपनी रीच बढ़ाने के लिए वुडन स्वॉर्ड को ग्रो कर दिया और हाइट का डिफरेंस को कवर अप करने के लिए लेविटेट भी कर रहे थे, तुम तो सही में कितने अमेजिंग हो। वो उसे गोदी उठा के कहती है कि तुम कितने कमाल के हो, तुम तो एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर रहे थे। ये सब सुन के लॉयड सोचता है लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं किया कि मैं फिजिकल एनहेंसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी यूज कर रहा था, यानी मैं एक ही साथ 4 मैजिक यूज कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताना चाहिए। अगले सीन में लॉयड सभी मेड्स के साथ नहा रहा होता है। वो कहता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ, पर मेड्स कहती हैं कि अगर हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम नहाने के बजाय बुक पढ़ने लगोगे। तभी एक मेड उसको डराने के लिए कहती है कि अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं बनोगे और हमारी बातें नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है तुम्हें खा लेगा। लॉयड उस डीमन के बारे में और जानना चाहता है, तो वो बताती है कि काफी सालों पहले सोलम पूरी तरह से तबाह होने वाला था और इस तबाही का कारण सिर्फ एक डीमन था। उसको एक बुक में सील करने के लिए काफी सारे मेजेस ने अपनी जान गंवा दी और उस डीमन का नाम ग्रिमोर था। सिल्फा कहती है कि वो बुक तो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील है और उसे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी है और उसे नहीं लगता कि प्रिंस लॉयड ऐसी बचकानी सी कहानी से डरेगा। इसके बाद एक मेड लॉयड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड पे सो जाना, पर इसकी वजह से सभी मेड्स में झगड़ा शुरू हो जाता है कि वो किसके बेड पे सोएगा। उनके झगड़े के बीच में से लॉयड वहाँ से निकल आता है और वो उस फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके बाद लॉयड इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी के गेट तक पहुंचता है, जहाँ की एक गार्ड को उबासी लेते हुए जब दूसरा गार्ड देखता है वो कहता है कि ओए सुस्ती मत दिखा, तुम्हें पता नहीं कि इस लाइब्रेरी में ऐसा मैजिक छुपा है जो पूरे किंगडम को तबाह कर देगा, और इतना ही नहीं इसमें एक बहुत ही भयानक डीमन को सील भी किया गया है। पर लॉयड आसानी से उनसे बच के आगे बढ़ जाता है। वहीं गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, अगर वो अंदर चला भी गया तो एंट्रेंस पे 10 पावरफुल मेजेस ने एक सील लगाई है, तो कोई भी उसे
नहीं तोड़ सकता। पर लॉयड उस सील को आसानी से तोड़ देता है और लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। तभी एक बुक उसके पास उड़ती हुई आती है और उसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और वो कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हूँ ये देख के कि तुमने दरवाजे पे लगी सील तोड़ दी। मेरा नाम ग्रिमोर है, तुम कौन हो? लॉयड उसको अपना नाम बताता है, जिसके बाद ग्रिमोर उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे फ्री कर दो, मैं कभी ना कभी तो फ्री हो ही जाऊंगा क्योंकि ये सीलिंग मैजिक काफी पुराना हो चुका है और अगर तुम मुझे फ्री करते हो तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना गोल्ड दे सकता हूँ। लॉयड उसके बनाए हुए एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैजिक कितना घटिया है, इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल एमसी स्टैंड के गानों जैसी है, तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदल दिया है। ये सब सुन के ग्रिमोर हैरान हो जाता है कि एक कित्तू सा बालक इतना सब कुछ कैसे जानता है। लॉयड उसे आजाद नहीं करना चाहता और वो दरवाजे पे भी वापस से सील लगाना चाहता है क्योंकि अगर उसने एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को आजाद कर दिया तो वो फिर चैन से मैजिक को स्टडी नहीं कर पाएगा। पर ग्रिमोर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिन मेजेस ने मुझे सील किया था वो तो अब जिंदा है ही नहीं, तो मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना और मैं किसी पे हमला नहीं करूंगा। पर लॉयड नहीं मानता तो ग्रिमोर उसे लालच देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा जो कि कई सेंचुरीज पहले ही खो चुका है। ये बात सुन के लॉयड उसके जाल में फंसने लगता है, जिसके बाद लॉयड उसे आजाद कर देता है। ग्रिमोर को इस बात पे हंसी भी आ रही थी कि उसे एक छोटे से बच्चे ने आजाद किया है। लॉयड उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाने वाले हो। ग्रिमोर कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है और वो लॉयड पे एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है जिससे पूरी लाइब्रेरी में तबाही मच जाती है। ग्रिमोर को लगता है कि वो मर चुका है तो कहता है कि इतना एजुकेशन तुम्हारे लिए काफी होगा और वहाँ से जाने लगता है। पर वो देखता है कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं लॉयड कहता है कि ये तो कितना कमाल का मैजिक था, क्या तुम मुझे और भी ऐसे स्पेल्स दिखा सकते हो? ये सुन के ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो कई तरह के मैजिक से लॉयड पे हमला करता रहता है पर उसके किसी भी हमले से लॉयड का बैरियर टूटता ही नहीं। ये सब देख के ग्रिमोर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं हरा पा रहा है। वहीं लॉयड उसके मैजिक को देख के बहुत खुश है और वो एक उंगली से ही उसके मैजिक को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो ये इस तरीके से बना है। जिसके बाद वो उस अटैक को फूंक से हटा देता है पर उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो चुकी थी पर वो अभी भी हंसता है और ग्रिमोर से कहता है चल जमुरे और मैजिक दिखा। पर ये सब देख के ग्रिमोर का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। इसके बाद वो और भी ज्यादा ताकत से उस पे हमला करता है पर लॉयड का बैरियर तो टस से मस नहीं हो रहा था। ये स्पेल लॉयड को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि इस स्पेल के लिए एक ही इनकांटेशन को सिंक्रोनाइजेशन में 2 मुंह से बोलना था, यानी जिस डीमन के पास 2 मुंह है सिर्फ वही इसे यूज कर सकता है। वहीं ग्रिमोर अपना मैजिक यूज करते करते थक चुका था और वो देखता है कि लॉयड के बैरियर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रिमोर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो मेरा इतना पावरफुल अटैक था। लॉयड कहता है कि ही तुम सही कह रहे हो, ये कितना पावरफुल था, तुमने इसे सीखने में तो बहुत मजे किए होंगे नहीं, ऐसे तुम्हें और कितने स्पेल्स आते हैं। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है कि ये बच्चा है या शैतान की औलाद है और वहाँ से भागने लगता है। पर वो अचानक से ही लॉयड के बैरियर से टकरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इस बालक ने कितने बैरियर बना रखे हैं। जिसके बाद लॉयड लाइब्रेरी के सभी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बैरियर लगा देता है। इसके बाद ग्रिमोर फिर से उस पर हमला करने वाला होता है पर लॉयड उसे रोकता है और कहता है कि ये सब बहुत हो गया, ओए तुम्हारे सारे अटैक्स मैं देख चुका हूँ, अब मैं तुम पे हमला करता हूँ और तुम मुझे अपना डिफेंस मैजिक दिखाओ। लॉयड उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फायरबॉल से हमला करता है और क्योंकि ग्रिमोर उसके बैरियर के अंदर था वो उसी में झुलस जाता है। लॉयड उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने डिफेंस मैजिक का यूज क्यों नहीं किया। वहीं ग्रिमोर सोच रहा होता है कि ये कौन बच्चा है यार, कौन छोड़ गया इसे यहाँ। जिसके बाद लॉयड उस पूरी लाइब्रेरी को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। ये देख के ग्रिमोर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि आप तो कितने कमाल के हो मास्टर लॉयड सर। लॉयड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो? ग्रिमोर कहता है हाँ, मैंने आपके जितने महान सॉर्सरर से कभी मुलाकात नहीं की। लॉयड कहता है कि तुम भी कितने कमाल के हो, लगता है डीमंस को मैजिक से नहीं मारा जा सकता। ग्रिमोर कहता है कि हाँ ऐसा तो है पर दर्द तो होता ही है ना। ये सुन के लॉयड कहता है ओह, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितना दर्द सह सकते हो। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर, मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा सर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे आप अपना फैमिलियर बना लीजिए। तो लॉयड कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। वहीं ग्रिमोर को अब रियलाइज हो रहा था कि उसकी हालत अब एक लैब के चूहे जैसी हो चुकी है। क्योंकि ग्रिमोर ऐसे बाहर जाता तो सबका ध्यान उसी की तरफ होता तो वो खुद को बड़ी ही क्यूट सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कह रहा होता है कि तुमने इतनी क्यूट चीज तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, अगर मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी क्यूटनेस से अपने बस में कर लूंगा। इसके बाद लॉयड उसे अपने पॉकेट में आने को कहता है। ये सुन के ग्रिमोर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, ये नहीं जानता कि मैं जितना इसके करीब रहूंगा इसे कंट्रोल करना उतना ज्यादा आसान होगा। पर जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो देखता है कि लॉयड का माना बहुत ही ज्यादा डेंस है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये देख के ग्रिमोर डर जाता है और कहता है कि ये इंसान कैसे हो सकता है यार। लॉयड उसे घबराता वो देख के पूछता है कांप काहे रहे हो बे। वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। इसके बाद लॉयड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉयड का एक बड़ा भाई जिसका कि नाम एल्बर्ट था वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाने आता है, जहाँ सबसे पहले एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख
के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं लॉर्ड ग्रिमोर को बताता है कि एल्बर्ट सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस है, वो काफी इंटेलिजेंट और फिजिकली केपेबल है, तो लोग उसे अगला होने वाला किंग भी मानते हैं। कासल के अंदर उसकी बहुत चलती है और वो किसी भी फैसिलिटी को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। इसके बाद लॉर्ड की बारी थी, पर क्योंकि लॉर्ड राजा नहीं बनना चाहता, वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, बल्कि वो फायरबॉल कर्व का यूज करता है और सभी टारगेट्स को सिर्फ टच करता है। ये देख के एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने तो बस टारगेट्स को टच किया है। वहीं एल्बर्ट को सब कुछ पता लग जाता है कि वो कर क्या रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से जाते वक्त कहता है कि मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, और लॉर्ड को खुली छूट दे देता है कि उसका जो मन करे वो कर सकता है। ये सुन के लॉर्ड खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो ग्रिमोर का डबल इनकांटेशन ट्रिक ट्राई करना चाहता है। ग्रिमोर कहता है कि तुम्हारे लिए ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे सिर्फ डीमंस कर पाते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं। ये सुन के लॉर्ड कहता है हाँ मुझे पता है, और उसे अपने हाथों में अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद दोनों ही सिंक में एडवांस्ड मैजिक के स्पेल को बोलने लगते हैं, पर ये देख के ग्रिम की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। लॉर्ड बताता है कि ये तो सिर्फ एक स्पेल स्टैक था, जिसमें मल्टीपल स्पेल्स के इनकांटेशन को एक ही बार में मिक्स किया जाता है, और लॉर्ड एक ही बार 100 इनकांटेशन को एक ही चीज में मिक्स कर रहा था। ग्रिम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ज्यादा से ज्यादा एक स्टैक में 3 से 4 स्पेल होते हैं, तुम 100 यूज कर रहे हो। पर लॉर्ड ग्रिम को चुप करा देता है और वो ग्रिम के मुंह से और अपने मुंह से एक ही साथ बोल पा रहा था। इसके बाद लॉर्ड इनकांटेशन को शुरू कर देता है। उसकी पावर को देख के ग्रिम भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक छोटे से बच्चे की ताकत है, और उसे लग रहा था कि अगर उसने ये सामने फायर कर दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी। पर ऐन वक्त पे लॉर्ड अपनी मैजिक को ऊपर आसमान की तरफ कर देता है। वहीं एक आदमी एल्बर्ट से कह रहा होता है कि आप 7th प्रिंस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, वो माना टैलेंटेड है पर अभी तो वो बस बच्चा है। एल्बर्ट बताता है कि तुमने शायद देखा नहीं, लॉर्ड ने सभी टारगेट्स पे हमला किया था और उसने जानबूझ के ऐसा हमला किया था कि उसने सिर्फ टारगेट्स को टच किया। एल्बर्ट लॉर्ड को एक प्रोडिजी मानता है और उसे लगता है कि वो एक दिन ग्रैंड सेज भी बन सकता है। ऐसे में वो फ्यूचर में उसके लिए काफी काम का साबित हो सकता है, और कहता है कि उसने तो अभी तक सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। वही आदमी जब खिड़की के बाहर देखता है तो देखता है कि बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। इसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ की लॉर्ड ने पूरी तबाही मचा रखी है और लॉर्ड के हमले से आसमान में ही छेद हो गया है। लॉर्ड जल्दी से अपने मैजिक का यूज करता है और आसमान को फिर से नॉर्मल कर देता है। वहीं ग्रिम कह रहा होता है कि ये क्या लड़का है यार, इस बंदे ने आसमान में छेद कर दिया। अगले दिन उसकी करतूतें अखबार में छपी थी। उसके नीचे ग्रिम पढ़ता है कि एक एडवेंचरर्स का ग्रुप डंजन्स को क्लियर करके वहां से मस्त बहुत महंगी चीजें और पावरफुल चीजें निकाल के ला रहे हैं। ये सुन के लॉर्ड कहता है कि चलो हम भी डंजन्स क्लियर करने चले। वो जा ही रहा होता है कि ग्रिम उसे रोकता है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लॉर्ड कहता है कि मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। इसके बाद लॉर्ड एक एकॉन को बाहर निकालता है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। लॉर्ड ग्रिम को बताता है कि ये सिर्फ मेरे जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि इसके बोन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी काफी सारी मूवमेंट्स कर सकता है। तो ग्रिम कहता है कि ये तो बढ़िया है, तुम इसे छोड़ के डंजन में जा सकते हो। पर लॉर्ड कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। सबसे ज्यादा मुश्किल तो सिल्फा से बचना है, क्योंकि एक दिन वो मुझे बता रही थी कि मेरी हाइट 0.007 मिलीमीटर बढ़ गई है और वो पुतला सिर्फ अजीब अजीब से डांस ही कर सकता था। तो लॉर्ड ने ग्रिम की बॉडी को अब्सॉर्ब कर लिया और उसके माइंड को उस पुतले में डाल दिया और लॉर्ड खुद वहां से चला जाता है। वहीं बैठे बैठे ग्रिम का दिमाग चलता है, क्योंकि अब लॉर्ड यहाँ नहीं था तो वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन तभी ग्रिम उससे कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिलियर बने, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम वहाँ सब संभाल लोगे, ठीक है। ये सुन के ग्रिम का दिल भी पिघल जाता है। लॉर्ड भी बड़ी ही जल्दी किंगडम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये डंजन्स मिलेंगे कहाँ। पर तभी वो नीचे देखता है कि एक लड़की के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। ये देख के ग्रिम कहता है कि लगता है उसे मदद की जरूरत है। पर तभी वो लड़की एक मॉन्स्टर से आर पार हो जाती है और फिर बाकी मॉन्स्टर्स के भी चीथड़े उड़ा देती है। उस लड़की के कपड़े के पीछे वॉरियर लिखा हुआ था। ये देख के ग्रिम कहता है कि शायद वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। लॉर्ड की बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की की का यूज कर रही थी, वो उसी का यूज करके इतनी अमेजिंग टेक्निक्स को परफॉर्म कर पा रही है। तभी वो लड़की लॉर्ड को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और वहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों बैठ के डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि उसे उसके सामने जाके डंजन्स के बारे में पूछना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लॉर्ड ने इतनी देर तक कोई जवाब नहीं दिया था। तो उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है और वो भी ऊपर आ जाती है। पर जब वो वहाँ आती है तो लॉर्ड अपना अपीयरेंस चेंज कर चुका था। वो उसे अपना नाम रॉबर्ट बताता है और कहता है कि वो एक नया एडवेंचरर है। लॉर्ड ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया था और उसने अपने भाई एल्बर्ट और खुद के अपीयरेंस को मिला के इस नए अपीयरेंस को बनाया था, क्योंकि इस मैजिक का उन्हीं लोगों के जैसा दिखने के लिए यूज किया जा सकता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा हो। वो लड़की अपना नाम काओ बताती है और कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और बी रैंक हंटर है। वहीं लॉर्ड को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वो उसे पहचान ना जाए, पर काओ तो एकदम उसके पीछे लट्टी हुई पड़ी थी और वो सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है यार। उसने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में बता दिए थे और वो डोजो छोड़ के बाहर आई
लौंडाबाजी करने के लिए, पर सभी लड़कों को संस्कारी लड़कियां पसंद आती थी और इसके उर्फी जावेद वाले कपड़े देख के वो भाग जाते थे। पर उसने अब ठान ली है कि वो इस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। इसके बाद वो दोनों साथ में एक डंजन में जाते हैं जहाँ काओ आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और रॉबर्ट से पूछती है, मेरे डोले शोले देख के प्यार हुआ तुम्हें मुझसे? पर रॉबर्ट तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और चमकीले पत्थर इकट्ठा कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाओ अभी तक एडवेंचरिंग अकेले ही कर रही थी क्योंकि उसे अभी तक कोई अच्छा साथी नहीं मिला था। इसके बाद वो डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ रॉबर्ट टाओ से पूछता है कि जो तुम टेक्निक पहले यूज कर रही थी वो की टेक्निक ही है ना? पहले तो टाओ हैरान होती है कि उसे की के बारे में पता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इसके बाद वो लॉयड को की के बारे में बताने लगती है कि ब्रीदिंग टेक्निक ही की का यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ की को फील करने के लिए ही कई सालों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस लगती है। तभी वो रॉबर्ट को देखती है कि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज भी कर रहा है, पर कुछ टाइम बाद ही उसके लंग्स में दर्द होने लगता है तो वो रुक जाता है। टाओ उससे पूछती है कि तुम ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहे थे? रॉबर्ट कहता है कि हाँ, मैं तो बस जैसा तुमने किया था वैसा कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। टाओ ये सुन के हैरान हो जाती है कि सिर्फ उसे ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता देख के ही वो इतनी जल्दी कैसे सीख गया। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये काफी डेंजरस है, पर रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता रहता है। वहीं रॉबर्ट अब एक माना के साथ साथ की भी एनर्जी को फील करने लगता है और उसे लगता है कि ये चीज उसके बहुत काम आने वाली है। रॉबर्ट का इंटरेस्ट देख के टाओ से कहती है कि तुम अगर इतना ही इसके बारे में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे सिखा दूंगी। ये सुन के रॉबर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी स्माइल देख के टाओ फिर से लट्टू हो जाती है, साली सिंप। और वो शर्माते हुए ही लॉयड से कहती है कि जब तक हम डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तुम ऐसे ही ब्रीदिंग करते रहो। वहीं कासल में ग्रिम के पास सिल्फा आ जाती है और उसे देख के ग्रिम डर जाता है। वहीं डंजन में टाओ की ब्लास्ट का यूज करती है और डंजन के बॉस को हरा देती है और अब वो डंजन में रखे चेस्ट को खोल सकते हैं। पर रॉबर्ट का इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा था कि आखिर इस डंजन को बनाया कैसे गया है। इन सारी बातों के दौरान रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा था। ये देख के मन ही मन वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो विनर मिल गया जी, ऐसे दामाद को देख के तो मेरे दद्दू भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद वो ट्रेजर चेस्ट को खोल देते हैं। उसको खोलते ही रॉबर्ट नोटिस करता है कि उससे हमला होने वाला है तो वो टाओ को पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं कि उस चेस्ट में से एक लीच बाहर निकला है। लॉयड टाओ से लीच के बारे में पूछता है पर टाओ कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डंजन के बाहर चले जाओ। पर रॉबर्ट फाइट को देखना चाहता था तो टाओ जल्दी से एक ऐसी टेक्निक का यूज करती है जिससे रॉबर्ट उड़ता हुआ पीछे जा रहा होता है। वो जानती है कि इससे कुछ रॉबर्ट की हड्डियां तो जरूर टूटेंगी पर मरने से तो ये बेहतर ही होगा। टाओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि एक लो लेवल डंजन के अंदर लीच कैसे आ गया, क्योंकि लीच को हराने के लिए तो कभी कभी ए रैंक हंटर्स भी काफी नहीं होते। टाओ सोचती है कि वो बस इतनी देर उससे लड़ेगी ताकि रॉबर्ट यहाँ से बाहर निकल पाए। वहीं रॉबर्ट उड़ ही रहा होता है अभी तक और वो सोच रहा होता है कि वो आखिर करे क्या। वो की के बारे में भी और जानना चाहता है और डंजन्स के बारे में भी, पर उसे ये भी नहीं पता है कि टाओ ने उसे इधर क्यों फेंका। तो वो इस बारे में ग्रिम से बात करता है पर उस तरफ ग्रिम की भी फटी पड़ी है और वो रोता हुआ कह रहा होता है कि प्लीज यार जल्दी आके मुझे बचा लो। वहीं टाओ लीच से लड़ रही है पर वो लीच का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन है कि अगर वो इससे लड़ी तो उसकी मौत पक्की है और उसे लगता है कि इतनी देर में तो रॉबर्ट बाहर निकल गया होगा तो वो भी चुपके से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी लीच उसे देख लेता है। वो टाओ से कहता है कि वाह, तुम की टेक्निक यूज कर सकती हो, मैंने पहले भी ऐसे किसी को खाया जिसके पास सेम एबिलिटीज थी। कि मैजिक का ही एक लोअर फॉर्म है। वो बताता है कि उसने यहाँ कई सारे एडवेंचरर्स के सोल खाए हैं जिसकी वजह से उसके पास उनकी टेक्निक्स और नॉलेज आ जाती है और वो टाओ को खाने लायक बिल्कुल भी नहीं समझता, पर वो रॉबर्ट को जरूर खाना चाहता है क्योंकि उसने उसके अटैक को बड़ी ही जल्दी डॉज कर लिया था। इसके बाद टाओ फिर से लीच के ऊपर हमला करने लगती है। लीच काफी पावरफुल बैरियर बना लेता है और टाओ लगातार ही उस पर हमला करती जाती है और आखिरकार उसे तोड़ देती है, पर उसके बैरियर को तोड़ने में ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लीच उसके पीछे आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी की तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है, और उस पे मैजिक से हमला कर देता है। पर लॉयड टाइम पे आके उसे बचा लेता है। लीच फिर से उस पे हमला करने वाला था लेकिन अचानक से ही रॉबर्ट उसके पीछे आ जाता है। लॉयड ने इतनी तेजी से मूव करने के लिए एक मैजिक का यूज किया था जो कि देख के लीच भी हैरान था क्योंकि इसे बिना इनकांटेशन के यूज करना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही लॉयड की ब्रीदिंग का भी यूज कर रहा था। वो माना और की को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है और उसने खुद के ऊपर एक बैरियर बना लिया है। लीच अपनी पूरी जान लगा रहा था लेकिन उससे बैरियर टूट ही नहीं रहा था। वहीं ब्रीदिंग में लॉयड को दिक्कत होने लगी तो उसने बैरियर हटा दिया, पर लीच को लगता है कि ये बैरियर उसकी ताकत की वजह से टूटा है और वो थोड़े और कॉन्फिडेंस में आके लॉयड पे हमला करने लगता है। पर लॉयड की टेक्निक का यूज करके आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था और उसने आखिरकार की और माना को मिक्स करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद लीच फिर से उसके चारों तरफ से हमला करता है लेकिन लॉयड की और माना का यूज करके उसके सारे अटैक्स को तोड़ देता है। इसके बाद लॉयड अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल करके उस पे हमला करता है। लीच उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और लॉयड लगातार ही उस पे हमला कर रहा था। ये सब देख के लीच को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा
रहा था कि कैसे कोई की यूजर उसके मैजिक से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसके बाद वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है। पर लॉयड का अगला हमला उस लीच को उसके बैरियर के अंदर ही मार देता है। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं, पर उसमें से बस एक छोटी सी चाकू निकली थी। पर लॉयड को लगता है कि उस चाकू में कुछ स्पेशल है और वो खुद उसे रखना चाहता है। तो टाओ भी मान जाती है क्योंकि मॉन्स्टर को तो इसी ने डिफीट किया था। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स जमीन में घुसने लगता है और पूरा डंजन कांप रहा होता है। टाओ उसे बताती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब ट्रेजर ले लिया जाता है तो डंजन अपने आप ही गिर जाता है। ये सब सुन के लॉयड कहता है, इसका मतलब ये चेस्ट ही इस डंजन का कोर है, मैं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। इतनी मुशक्कत करने के बाद उसे बस चेस्ट का ऊपरी हिस्सा मिलता है और वो डंजन के बाहर आ जाते हैं। डंजन को बंद होता हुआ देख के लॉयड कहता है कि लगता है ये अब और अपनी पावर इकट्ठा करेगा ताकि वो फिर से ओपन हो सके। इसके बाद टाओ उससे पूछती है कि तुम एक मेज हो, तो लीच से लड़ते वक्त तुमने की टेक्निक का यूज क्यों किया। टाओ को लगता है कि लॉयड ने की इसलिए यूज की होगी क्योंकि लीच उसकी बेइज्जती कर रहा था, पर लॉयड कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो की इसलिए यूज की क्योंकि ये मजेदार लग रहा था। इसके बाद टाओ बताती है कि जिस टेक्निक का यूज करके उसने लीच को मारा था वो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे की ब्लेड कहते हैं, और फिलहाल उसे इस टेक्निक का यूज करना नहीं आता, पर वो खुद को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहती है ताकि वो लौंडाबाजी कर सके। इसके बाद लॉयड वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाओ को समझ में आता है कि वो अब लॉयड को ढूंढेगी कैसे। जब लॉयड घर पहुंचता है वो देखता है कि ग्रिम की काफी बुरी हालत हो चुकी है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी टीचर नहीं जल्लाद है यार। वहीं हम पास्ट में देखते हैं कि ग्रिम सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन सिल्फा हैरान होकर कहती है कि कोई मजाक चल रहा है क्या, आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए, लगता है मुझे आपको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी, और उसे बुरी तरह से कूट देती है। लॉयड भी उससे माफी मांगता है। इसके बाद लॉयड उस नाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लॉयड उस वेपन को गर्म पानी में डाल देता है। जहां वो स्क्रैप करता है तो देखता है कि उसके ऊपर एन्चांटमेंट्स की गई है। एन्चांटमेंट मैजिक का यूज करके वेपन्स की ताकत बढ़ाई जाती है। उस वेपन के ऊपर किए गए सभी एन्चांटमेंट स्पेल्स को लॉयड स्टडी करने लगता है। वो उस नाइफ से सभी माना एसेंस को निकाल के खुद के लिए यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। तो वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाके सिल्वर कॉइन्स मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए। लॉयड कहता है कि नहीं, और वहां से चला जाता है। वहीं उसके डैड सोच रहे होते हैं कि कितना प्यारा है लॉयड, वो आखिर इतने सारे पैसों को किस चीज पे खर्च करेगा। वहीं अपने रूम में लॉयड सभी कॉइन्स को पिघला रहा है। इसके बाद लॉयड फिर से सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो काफी तेजी से उसके पीछे आके उस पर हमला करता है, पर सिल्फा के लिए भी काफी स्लो था। जिसके बाद वो उसके हमले को डॉज करता है और अपने मैजिक से जमीन को ही उबड़ खाबड़ कर देता है और वो सीधा सिल्फा पे हमला करने जाता है। पर सिल्फा वहां नहीं थी, वो उसके नीचे ही थी और उसे हरा देती है, और वो गिरने वाला होता है तो उसे कैच कर लेती है। इसके बाद सिल्फा लॉयड को ऑयल दे देती है। लॉयड कहता है कि पर डील तो ये हुई थी कि मुझे तुम पे पहले कोई अटैक लैंड करना होगा, पर सिल्फा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उस दिन मैं आपको ऐसे गरीबों जैसा लड़ता हुआ देख के बहुत डर गई थी, पर लगता है कि वो बस आपका दिन नहीं था। ग्रिम ये सभी बातें सुन रहा था और वो कहता है कि यार मैं इससे भी कैसे हार गया। सिल्फा लॉयड की तारीफ ही कर रही होती है कि वो वहां से गायब हो जाता है। वो सोचती है कि आखिर वो इससे क्या खाना बनाने वाले हैं, पर वो रूम में जाके तेल और हेमेटाइट को मिला देता है जिससे उसे माना एसेंस मिलता है। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एन्चांटमेंट यूज करने के लिए काफी सारे वेपन्स चाहिए। ये सुन के एल्बर्ट खुश हो जाता है और कहता है कि बड़ी प्यारी चीज करने वाले हो तुम तो। इसके बाद वो अपनी सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई मेरे इस प्यारे से भाई से अपने वेपन्स को एन्चांट कराना चाहता है। सभी नाइट्स डर के अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। वो बेचारे काफी दुखी थे क्योंकि उनकी तलवारें काफी नई थी। एन्चांटमेंट मैजिक यूज करना काफी मुश्किल चीज है और एक 10 साल का बच्चा तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। तो उन्हें अब यकीन हो चुका है कि उनकी तलवार का तो सत्यानाश हो गया। इसके बाद लॉयड उन वेपन्स को एन्चांट करना शुरू कर देता है। ग्रिम ये देख के हैरान था कि वो लॉयड बूस्ट पावर की काफी ज्यादा ही लेयर लगा रहा था उस पे। उसने इतने ज्यादा फॉर्मूलाज लगा दिए कि तलवार ही टूट जाती है। ये देख के लॉयड समझ जाता है कि ये मेटल इतने सारे फॉर्मूलाज को नहीं सह सकता और उसे लगता है कि ये तो सही में कितना मुश्किल है, पर उसे चेयर करने के लिए ग्रिम है ना। जिसके बाद एन्चांटमेंट करने के चक्कर में वो काफी सारी तलवारों को तोड़ देता है, पर कुछ तलवारें सही सलामत बच जाती हैं और कुछ दिनों बाद वो उन तलवारों को वापस दे देता है। वो एल्बर्ट को बताता है कि 120 में से 50 वेपन्स सक्सेसफुल हुए हैं और 70 वेपन्स तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। असल में 80 वेपन्स सक्सेसफुल हुए थे, पर उसने उनपे और भी ज्यादा फॉर्मूलाज लगाने की कोशिश की जिसके चक्कर में वो 80 से 50 हो गए। वहीं ये सब देख के एल्बर्ट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड एन्चांटर की सक्सेस रेट सिर्फ 10% होती है और लॉयड ने इतने सारे वेपन्स को एन्चांट कर दिया। और उन सभी सोल्जर्स को यकीन नहीं हो रहा होता। उन्हें लगता है कि उसने बस 70 तलवारों को डिस्ट्रॉय करके हार मान ली, पर जैसे ही एक सोल्जर अपनी तलवार को मियान में रखता है उसकी मियान ही कट जाती है। ग्रिम ये देख के कहता है कि देखा, तुम्हारी तलवार की धार इतनी तेज हो गई कि मियान ही कट गई। वहीं एल्बर्ट भी अपनी तलवार को देख के हैरान हो रहा था। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट से कहता है कि वो इन वेपन्स को लड़ाई में यूज होता हुआ देखना चाहता है, तो एल्बर्ट उसे मॉन्स्टर हंटिंग में साथ चलने को कहता है। सारी तैयारियां खत्म करने के बाद लॉयड, सिल्फा और एल्बर्ट सुबह सुबह कैरेज में वहां से निकल जाते हैं और वो जल्द ही फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जिससे कि किंगडम घिरा हुआ है। लॉयड काफी एक्साइटेड है और वो पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स आसपास हैं हमारे। सिल्फा कहती है कि नहीं, मॉन्स्टर्स को देखने के लिए
लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद सिल्फा एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे लॉयड के साथ आने के लिए इजाजत दी। लॉयड कहता है कि उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसके लिए वो सिल्फा को साथ आने में मना करे, और वैसे भी उसे पता है कि वो लॉयड की कितनी फिक्र करती है, तो वो उसे कैसे मना करता। सिल्फा के मन में शायद लॉयड के लिए कुछ इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स है, पर वो ये सब एडमिट नहीं करेगी जब तक कि लॉयड 18 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद एल्बर्ट उसकी थोड़ी और टांग खींचता है, लेकिन सिल्फा जब अपनी तलवार बाहर निकालती है वो समझ जाता है कि अब उसके मुंह बंद रखने का टाइम हो चुका है। पर सिल्फा ने तलवार उसकी चिढ़ाने की वजह से नहीं निकाली थी, बल्कि इसलिए निकाली थी कि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं। ये कोबोल्ड्स हैं जिनके पास वेपन्स भी हैं। तो सभी नाइट्स एल्बर्ट और लॉयड को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि वो डरा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, पर सच्चाई तो ये है कि उसे कब का पता चल गया था कि कोबोल्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। जब वो टाओ के साथ था उसने एक चीज सिखाई थी जिससे वो की का यूज करके हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है जब तक कि वो ब्रीदिंग का यूज कर रहा है। लॉयड सब कुछ गौर से देख रहा था क्योंकि अब नाइट्स और कोबोल्ड्स की लड़ाई शुरू हो रही थी, लेकिन जो आगे घटता है उसके लिए घोड़ा, नाइट और लॉयड कोई भी तैयार नहीं थे क्योंकि कोबोल्ड सीधा आधे में कट जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि कोबोल्ड्स ने तो स्टील आर्मर पहना है, पर ये सारी करामात लॉयड की एन्चांटमेंट की वजह से थी। उनकी तलवारें अब इतनी ज्यादा तीखी हैं कि ये ट्रेन्ड नाइट्स भी उन्हें हैंडल करने में अब घबराने लगे हैं। ये सब देख के एल्बर्ट भी उसकी पूरी तारीफ करता है। सिल्फा भी लॉयड की एन्चांटमेंट की तारीफ करती है। हालांकि लॉयड ने उसके वेपन की एन्चांटमेंट नहीं की थी, पर उसे देख के लगता नहीं है कि उसे एन्चांटमेंट की जरूरत भी है। तभी एक कोबोल्ड लॉयड पे हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोबोल्ड लॉयड को मूव करने में मजबूर करता, एक जाना पहचाना चेहरा उसके लात मारता है और हम देखते हैं कि वो टाओ थी। वो इस एरिया में एक सेक्सी लड़के को सेंस कर रही थी, तो वो दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुंच गई। वहीं लॉयड को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वो दोबारा इस लड़की का चेहरा नहीं देखेगा। टाओ लॉयड के पास जाती है। वो सेंस कर सकती है कि लॉयड की ब्रीदिंग का यूज कर रहा है ताकि वो अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाए, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लॉयड ने ये सीखा कहाँ से। तभी वो देखती है कि लॉयड और रॉबर्ट का चेहरा काफी एक जैसा है। वो उसके फेस को देख ही रही थी कि वो सेंस करती है कि कोबोल्ड उसके पीछे से हमला करने जा रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ करती सिल्फा पहले ही उसे काट देती है। सिल्फा बिल्कुल भी खुश नहीं है एक अनजान लड़की को अपने फ्यूचर हस्बैंड से इतना क्लोज आते देख के, और टाओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। ये देख के एक चीज तो साफ हो जाती है कि इन दोनों के बीच कभी पटरी नहीं बैठेगी। तो एल्बर्ट उन दोनों को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है और टाओ को साथ में लेक तक चलने को कहता है। रात को जब सभी लोग कैंप सेटअप कर रहे हैं, एल्बर्ट टाओ का शुक्रिया अदा करता है कोबोल्ड से लड़ने में मदद करने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज द सेकंड प्रिंस ऑफ सोलम। टाओ को पता नहीं था कि एल्बर्ट रॉयल्टी है, तो वो उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि टाओ को वो हॉट लग रहा था। इस जलील औरत ने फिर से लौंडाबाजी शुरू कर दी।